बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 30 नवंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। बहुत इंपॉर्टेंट वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का कहा यह जा रहा है कि जो महीना कल स्टार्ट हो रहा है दिसंबर का, ये डिसाइसिव मंथ हो सकता है, फैसला कुन महीना हो सकता है और लग भी यही रहा है। जिस तरह की स्ट्राइक्स हैं रशिया की, जिस तरह के हमले हैं पूरे यूक्रेन के अंदर, जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने टारगेट किया है, तो इस तरह के हमलों और इस तरह के मसाइल के बाद यूक्रेन का दिसंबर के महीने में इस सख्त सर्दी में सरवाइव कर जाना बहुत बड़ी बात होगी। और इस इंपॉर्टेंट वक्त के अंदर एलाइज और पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं। नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रोमेनिया में बुलाई गई है। 2 रोज़ा मीटिंग है। गुज़िश्ता रोज़ स्टार्ट हुई ये मीटिंग और आज भी दूसरा दिन है, फाइनल डे है। ये मीटिंग जारी रहने वाली है। क्या फैसले इस इंपॉर्टेंट वक्त में उस साथी के लिए किए गए जिसे खुद इन नेटो ममालिक ने इस जंग की जानिब धकेला था? अब जब पार्टनर को इतने सारे मसाइल ने, इतने सारे हमलों ने आकर घेर लिया है, तो इस इंपॉर्टेंट वक्त में होने वाले नेटो के इजलास के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैसले हुए? दिमित्रो कुलेबा जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या 3 अल्फाज बयान किए, अपनी डिमांड्स किस तरह से 3 अल्फाज के अंदर रखी? गुज़िश्ता मीटिंग जो हुई थी उसमें भी 3 अल्फाज बयान किए थे यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, और इस मीटिंग के स्टार्ट होने से कबल भी 3 डिमांड्स यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने रखी। वो भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग के अंदर शरीक कौन है। इस मीटिंग के अंदर 30 नेटो ममालिक, मेंबर ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं और इनके अलावा जो मोल्दोवा है उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो भी नॉन नेटो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को भी यहाँ पर मदऊ किया गया। और इस मीटिंग का एजेंडा मैं आपको बता चुका हूँ कि यूक्रेन की इस सेंसिटिव, इस क्रिटिकल वक्त में यूक्रेन की मदद, इमदाद, सपोर्ट के लिए सर जोड़ा इन फॉरेन मिनिस्टर्स ने। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा को कैमरे के सामने लाने की गलती की, मैं कहूँगा जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने गलती की। और दिमित्रो कुलेबा ने जब बात स्टार्ट की तो दिमित्रो कुलेबा ने क्या मुतालबा मीटिंग स्टार्ट होने से कबल रखा, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So please, Dimitro, welcome. Thank you, Jens. The last time I was invited to the NATO ministerial, I came with 3 words, which were weapons, weapons, and weapons. And a lot has been done since then. I would like to thank you and the Alliance as a coordinating force that allowed necessary weapons to make it to Ukraine. Today, I have 3 different words, three other words, which are faster, faster, and faster. यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा की आपने गुफ्तगू सुनी, और जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग किस तरह से सर झुकाकर खड़े हुए थे। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि गुज़िश्ता जो मीटिंग हुई थी नेटो की, उसके दौरान मैंने उस मीटिंग के स्टार्ट होने से कबल मैंने 3 अल्फाज में अपना मुतालबा नेटो मेंबर ममालिक के सामने रख दिया था कि हमें वेपन्स चाहिए, वेपन्स चाहिए और वेपन्स चाहिए। इस मीटिंग के स्टार्ट होने से कबल भी मैं 3 अल्फाज ही बोलूंगा, फास्टर, फास्टर एंड फास्टर। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि बहुत शुक्रिया, आप वेपन्स प्रोवाइड करने के आपके ऐलानात तो सामने आने लगे हैं, लेकिन ज़रा जल्दी 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 हमें हथियार चाहिए। यानी यूक्रेन ने इस मीटिंग के इस इंपॉर्टेंट वक्त में, इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के स्टार्ट होने से कबल बहुत सिंपल अल्फाज में अपना मुतालबा नेटो मेंबर ममालिक के सामने रख दिया कि यूक्रेन को हथियार चाहिए और बहुत जल्द चाहिए। जिसके बाद बंद कमरे के अंदर नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हो गई। इन्होंने सर जोड़े 2-3 घंटे तवील ये मीटिंग जारी रही, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इतने इंपॉर्टेंट फैसले लेकर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग प्रेस रूम के अंदर आए और सहाफ़ियों को ये बताया, सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए हैं, वो भी शामिल करेंगे इस वीडियो के अंदर। वो सवालात हैं सहाफ़ियों के जो आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात सहाफ़ियों की जानिब से किए गए, वो भी आपको सुनवाऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हमने सर जोड़े हैं यूक्रेन की मदद, इमदाद के लिए इस इंपॉर्टेंट वक्त में, और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रशिया इज़ वेपनाइजिंग द विंटर। रशिया जो है वो सर्दियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, बहुत बड़े नतीजे पर आप पहुंचे, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अब हम रिपेयर करेंगे और रिप्लेस करेंगे। किस चीज़ को? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नहीं। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है रशिया की स्ट्राइक्स की वजह से, तो उसको हम रिपेयर करेंगे और रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस इंपॉर्टेंट वक्त में, इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि हम यूक्रेन को जनरेटर्स देंगे, कंबल देंगे, बैटरियां देंगे, तेल देंगे। यही नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर्स भी
देंगे। जिसके बाद नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने फैसला जब सुनाया तो उसके बाद नेटो मेंबर ममालिक की लाइन लग गई। अमेरिका ने सबसे पहला नंबर अमेरिका का था। अमेरिका ने कहा 53 मिलियन डॉलर्स के कंबल, तेल, बैटरियां, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को इस सेंसिटिव वक्त में दिए जाएंगे ताकि वो रशिया जैसे जायंट का मुकाबला कर सके। जर्मनी ने कहा कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरी तरफ से 350 जनरेटर्स पूरे यूक्रेन के लिए, 350 जनरेटर्स। जर्मनी जैसा जायंट, सबसे प्रोमिनेंट मुल्क है फ्रांस और जर्मनी। जर्मनी कह रहा है 350 जनरेटर्स ये लो मेरी तरफ से और रशिया से लड़ते रहो। इसी तरह से जो दीगर नेटो मेंबर ममालिक हैं उनकी जानिब से भी बड़े बड़े तोहफे तहाइफ जो हैं वो ब्रांडेड कंबल दिए जाएंगे यूक्रेन को। अब सहाफ़ी बैठे हुए थे, जिस तरह से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसी तरह से सहाफ़ी भी सोच रहे थे। तो जब स्टोल्टनबर्ग ने अपना फैसला सुनाया तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि कब तक दे देंगे ये चीज़ें आप यूक्रेन को। तो स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मैं आपको बता सकता, अभी बंद कमरे के अंदर गुफ्तगू चल रही है, तो मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ और आपके सवालों का जवाब देना है मैंने और ये बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट फैसला हमने नेटो की मीटिंग के अंदर कर लिया। तो सहाफ़ी ने कहा यानी आपको ये भी नहीं पता कि आप ये जो जनरेटर्स, कंबल्स, ट्रांसफार्मर्स यूक्रेन को दे रहे हैं इसका भी कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको पहले नहीं पता था कि रशिया विंटर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा, 10वां महीना चल रहा है जंग का, तो आपकी पॉलिसी आप नहीं समझते कि नाकाम हुई यूक्रेन की जंग को लेकर? आप लोग 30 हैं लेकिन आपकी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नाकाम रही कि आप सर्दियां आने के बाद अब सर जोड़ रहे हैं और सर जोड़ने के बाद भी आप अभी तक हतमी फैसला जनरेटर्स देने का भी नहीं कर सके। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें पता था, इसलिए हम यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे थे और यूक्रेन को हम मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे। आए वाए शायद उन्होंने सवालात के जवाब दिए हैं। तो एक सहाफ़ी ने ये जवाब भी मैं आपको सुनवाता हूँ और ये सवाल भी सुनवाता हूँ। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आप BBC के सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दे रहे आप, एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को? आपने ताइवान में लगा रखा है, आपने साउथ कोरिया में लगा रखा है, तो क्या आप समझते हैं कि यूक्रेन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसे आप जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त के अंदर प्रोवाइड करें? तो ये जनरेटर्स और कंबल क्या होते हैं? सहाफ़ी का सवाल और स्टोल्टनबर्ग का जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। They haven't given one to Ukraine. Do you think it's time that that is addressed? And that can you know, what is the reason you can't give, or NATO allies can't give, Ukraine Patriot air defense systems, which he wants? This is partly about providing new systems, like for instance the Patriots, and there is an ongoing discussion about that now. But it's also very much about ensuring that the systems we have already delivered are functioning, are effective. And to do so, we need to ensure that we provide spare parts, enable them to do maintenance of the systems, and also ammunition. Because one of the huge challenges we face now is that some of also the advanced systems like the NASAMS that NATO allies have provided already, advanced NATO standard air defense systems, or the German IRIS-T, which are advanced air defense systems, that we are not only providing those systems, but that we are also ensuring that we provide the necessary ammunition and spare parts to secure that these systems are operating effectively. नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की आपने गुफ्तगू सुनी, वही आए बाएं शाएं कर रहे थे हर सवाल के जवाब पर। उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं था किसी सहाफ़ी के सवाल का। नेटो के चीफ ने कहा कि नहीं, जर्मनी ने भी दे दिया एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने भी दे दिया। मैं आपको बताऊं कि 10-15 रोज़ कबल जब रशिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की थी G20 समिट के दौरान, उसके बाद इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, अब 9 महीने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऐलान किया है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि जल्दी प्रोवाइड कर भी दो या सिर्फ ऐलान ही करना है, तो ये अब एयर डिफेंस सिस्टम अब प्रोवाइड करने लगा है नेटो यूक्रेन को। और वो भी एयर डिफेंस सिस्टम वो है जो कि कबाड़ में पड़ा हुआ होता है, स्टोर में पड़ा हुआ होता है, जो कि मारते कहीं हैं और निकल जाता है वो पोलैंड, तो वो वाला एयर डिफेंस सिस्टम दिया। सहाफ़ी कह रहा था कि सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आपके ताइवान के अंदर डिप्लॉय हुए हुए हैं, साउथ कोरिया के अंदर हैं, जापान के अंदर हैं, तो वो आप उठाकर यहाँ पर यूक्रेन के अंदर क्यों नहीं लाते? इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब स्टोल्टनबर्ग नहीं दे सके। एक और सहाफ़ी ने नेटो के चीफ से सवाल किया कि मेंबरशिप ही दे दो, अगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देते अपने पार्टनर्स और एलाइज के लिए है वो एयर डिफेंस सिस्टम सोफिस्टिकेटेड, तो फिर नेटो की मेंबरशिप के बारे में क्या ख्याल है? तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ओपन है दरवाजे, जब मर्जी आ जाए। एक दिन
यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ज़रूर मिलेगी। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा, ये आपको खबर भी नज़र आ रही होगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलेगी। वो एक दिन मैं आपको बताऊं कब आएगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि 25 साल तक यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो वो एक दिन जो स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं वो 25 साल के बाद वो एक दिन आना है जब नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को दे दी जाएगी। फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप के हवाले से भी आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। तुर्की के जो कंसर्न्स हैं उसके हवाले से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि तुर्की के कंसर्न्स दूर हो गए, 30 से 32 कब हो रहे हो आप लोग? तो नेटो के चीफ ने कहा दूर हो गए, बातचीत चल रही है, कर लेंगे, तुर्की मान जाएगा वगैरह वगैरह। यानी कि नेटो की मेंबरशिप फिनलैंड और स्वीडन को मिलना भी अभी दूर दूर तक कहीं उसके निशानात दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान अपने जो एतराज़ात हैं उनको लेकर अभी तक ज़िद पर अड़े हुए हैं। एक सवाल ऐसा था सहाफ़ी का जिस पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने एक तो फ्लुएंटली जवाब दिया, बड़ी तेज़ी जवाब दिया, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, और जवाब देते देते वो सारी स्टोरी भी इस जंग की, रूस और यूक्रेन की जंग की सारी कहानी भी बयान करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा कि फिर यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेनिंग देने के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के फ़ौजियों को अच्छी ट्रेनिंग दें। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या गुफ्तगू की मीटिंग के बाद भी, और गुज़िश्ता रोज़ जो ब्रीफिंग दी थी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने इस नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग स्टार्ट होने से कबल, उसमें नेटो के चीफ ने किस तरह से भांडा फोड़ा जो यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग का मामला है। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। The war didn't start in February this year. The war started the spring of 2014. So when they invaded, that was no surprise. On training, well, so NATO allies have, as you alluded to, trained Ukrainian troops for many years. I remember very well, I went to Yavoriv, just outside Lvov, back in 2015, and there I saw how UK, the United Kingdom, United States and Canada trained Ukrainian forces. NATO has been there for many years, helped to build capacity and modernize their armed forces. नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग की बात कर रहे हो तुम, यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग हम आज से नहीं दे रहे, हम 2014 जो क्राइमिया का मामला हुआ था उसके बाद से यूके, अमेरिका, प्रोमिनेंट नेटो ममालिक यूक्रेन के फौजियों को यूक्रेन के अंदर आकर ट्रेनिंग भी देते हैं, उन्हें गाइडलाइन भी देते हैं, उन्हें असलहा भी हम 2014 से प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की मेहनत नहीं हम कर रहे यूक्रेन के फौजियों पर, ये जो डिलीवर कर रहे हैं यूक्रेन के फौजी उसकी वजह हमारी ट्रेनिंग है जो कि हम 2014 से यूक्रेन के फौजियों को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? 2014 से ट्रेनिंग क्यों दे रहे थे? रशिया पर हमला करवाना था या फिर क्राइमिया, डॉनबास के अंदर इस तरह के मजालिम करवाने थे जिसकी वजह से रशिया ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा था, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमेनी, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर रशिया ऑपरेशन स्टार्ट ना करता तो नेटो रशिया पर हमला कर देता, या फिर यूक्रेन रशिया पर हमला कर देता, या फिर क्राइमिया पर हमला कर देता। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने उस बात को बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया अपने बयान से कि हम तो 2014 से यूक्रेन को ट्रेनिंग दे रहे थे और ट्रेंड कर रहे थे रशिया के साथ लड़ाई करने के लिए। और नेटो के चीफ ने कहा कि ट्रेनिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा आने वाले वक्त में भी। और एक और सवाल था जिसका बहुत फ्लुएंटली आंसर दिया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कि नेटो टेरिटरी की सिक्योरिटी उन्होंने कहा बहुत सिक्योर है, 40,000 फौजी, और फिर हमने एयर डिफेंस सिस्टम, फिर हमने लड़ाका तैयारे, फ्रांस, जर्मनी, सारे जो नेटो पार्टनर्स हैं वो नेटो टेरिटरी की सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हैं। बाकी यूक्रेन गया भाड़ में। ये थी मीटिंग, नेटो की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो कि आज भी जारी रहने वाली है। कल जिस तरह के फैसले नेटो की मीटिंग के अंदर किए गए, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की डिमांड क्या थी, इन्होंने क्या फैसला किया और किस तरह के तोहफे तहाइफ अब यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। जो नेटो के अमेरिका के एम्बेसडर थे, फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बयान जारी करते हुए कहा कि नेटो एंड यूएस फेलिंग यूक्रेन, अमेरिका और नेटो जो है वो यूक्रेन को नाकाम कर रहे हैं। इस तरह के फजूल फैसले करके जनरेटर्स और कंबल से ज़्यादा ज़रूरी है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यूक्रेन की ही इंटेलिजेंस है। मैंने आपको बताया था कि दोबारा से
रशिया टारगेट करेगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैंकिंग सेक्टर को रशिया टारगेट करेगा। तो ये जो जनरेटर्स, कंबल्स या फिर ट्रांसफार्मर्स आप दे रहे हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये नेटो के फॉर्मर एम्बेसडर ने कहा, अमेरिका के एम्बेसडर ने, कि जो नेटो ममालिक हैं, अमेरिका है, ये यूक्रेन को बुरी तरह नाकाम कर देंगे इस जंग के अंदर। ना सिर्फ अमेरिका, नेटो ममालिक की पॉलिसीज, बल्कि यूरोपियन यूनियन भी इस जंग को रोकने का, इस जंग को बंद करने का सबब बन सकता है इस इम्पॉर्टेंट महीने जो कि कल स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर का महीना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।